हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। चलिए आज देखते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लायक काम की खबरें कौन-कौन सी है। और इससे बात करने से पहले एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। मैंने देखा है कि एक छोटी-छोटी खबरों पे जो कि रेलेवेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, उस पे 30-30, 40-40 मिनट के वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं भी और इलैबोरेट करूँ चीज़ों को, तो वो भी कर सकता हूँ। तो डू कमेंट और मुझे बताइए कि आपको इससे ज़्यादा इलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि मुझे ज़रूरी तो नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं कि पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने बोला, ने डायरेक्ट किया था ट्विटर को कि आप 100 अकाउंट्स लगभग बंद कर दो। तो ये इसको लेकर ये फार्मर प्रोटेस्ट के रेलिवेंस में किया गया कि वो उनके हिसाब से प्रोटेस्ट को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऐसे कर सकता है, और ऐसे किस उसके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मना कर सकता है। तो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में। उसका आर्टिकल 69 ए, जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी पब्लिक को किसी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन से रोक सकता है, उन्हें वो उनके लिए वो क्या बोलते हैं, अनेबल कर सकता है। तो ये आर्टिकल ज़रूरी, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको सबको पढ़ना चाहिए। दूसरा इकोनॉमिक्स को लेकर खबरें हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ एक न्यूज़पेपर्स में हमारे काम की खबरें आए ही। तो आज इन दोनों न्यूज़पेपर में कुछ काम का नहीं था, बजट को लेकर ही बुराई अच्छाई लिखी हुई थी, जो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का है बजट, और हमारे काम का होता है जो हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमारा अभी फ़िलहाल जो बजट से पहले एनालिसिस आया था गवर्नमेंट के द्वारा जो आता है, वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। मीडिया का हर आर्टिकल बैठ के पढ़ेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स को इनका पहला 15 फाइनेंस कमीशन, कल भी इससे एक इम्पॉर्टेंट इनका एक सजेशन मैंने कवर किया था। आज इन्होंने फिर से एक सजेशन में बोला है कि स्टेट्स को जो 42% टैक्स मिलता है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसका 42% स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उस 42 को 41% बनाने की बात करी गई है। और जो 1% टैक्स बच रहा है, वो जम्मू कश्मीर जो अभी नया बना है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो दो नए यूटी बने हैं, उनमें खर्च करने, उनके डेवलपमेंट में खर्च करने के लिए इस्तेमाल करने की बात करी गई है। प्लस ऐसा बोला है कि एक हम सब डिफेंस के लिए अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए अलग से नॉन लैप्सेबल फंड बनाना है। नॉन लैप्सेबल मतलब कि उसे किसी और चीज़ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्लस एक और चीज़ कि जो नेट सीलिंग होती है, हम सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है। और जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जैसे नेशनल का होता है जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे स्टेट का जो जीडीपी होता है उसका 4% तक वो बोरो कर सकते हैं। तो इसमें बोला है कि प्लस 0.5% तक और ज़्यादा वो वहाँ और ज़्यादा वो बोरो कर सकते हैं, अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड लगती है तो। तो ये था इनका 15 फाइनेंस कमीशन का दो और इम्पोर्टेंट सजेशन जो आगे पूछे जा सकते हैं कि कितना परसेंट सीलिंग अब हो गया है, या डायरेक्ट क्वेश्चंस की कितने परसेंट ऑफ सेंट्रली ओन्ड टैक्सेस में से विच व्हाट परसेंट स्टेट्स गेट। तो ऐसा करके क्वेश्चंस आ सकता है। इकोनॉमिकली में ही दूसरा था जो न्यूज़, वो था कि जो प्रोविडेंट फंड होते हैं और जो यूलिप प्लान्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स जिन्हें नहीं पता, वो उन्हें पीएफ अकाउंट कहते हैं, किसी ने सुना हो तो। उसमें सैलरी में से कुछ पोर्शन आपका डिडक्ट होता है, और वो आगे फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना है जिनका एनुअली 2.5 लैक्स या उससे ज़्यादा का डिडक्ट होता है, तो जितना भी 2.5 से ज़्यादा का इंक्रीज है, फॉर सपोज 3 लाख रुपए डिडक्ट एनुअली हो रहे हैं, तो जो 2.5 से ज़्यादा है, विच इज़ 50,000 इन दिस केस, उस पे आपको टैक्स देना होगा। प्लस यूलिप प्लान्स होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स,
यूलिप प्लान्स ऐसे प्लान होते हैं जिसमें आपके पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में लगाया जाता है और उससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये शेयर्स में लगाया जाता है ये इंश्योरेंस के पैसे, तो ये नॉन गारंटीड होते हैं, लेकिन इनमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। तो यूलिप प्लान्स में भी बोला है जिनका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है, उनका प्रीमियम पर भी टैक्स लगेगा, जितना ज़्यादा होगा, उस पैसे पे टैक्स लगेगा। ठीक है, इसके अलावा था कि गिग इकोनॉमी जिसने सुनी होगी, तो गिग इकोनॉमी वो उस इकोनॉमी अनफॉर्मल सेक्टर को गिग इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो इसमें भी बोला है जो भी सोशल सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे पीएफ होता है या एसआई होता है, ईएसआई, एम्प्लॉयमेंट स्टेट कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो वो सारे बेनिफिट्स जो है, जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, वो अ, इन्हें भी जो गिग अनफॉर्मल सेक्टर में जो लेबर काम करते हैं उन्हें भी मिलेगा। अच्छा, और दूसरा एक और है कि डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है इस बार का। हमने देखा है पिछले पिछले सालों में हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को डिसइन्वेस्ट किया गया। तो गवर्नमेंट के लैंग्वेज में इसे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उनके लिए एक टर्म है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए एक अलग से बोर्ड भी है, जो पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड कहते थे जिसे, लेकिन अब उसका नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट बनाया गया। पुराना 2004 में सीज हो गया था, 2004-2005 में उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में ये डिपार्टमेंट बनाया। और 2005 में ये एक फंड थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें सारा ये जो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसे लगाए जाएंगे उसको फिर स्ट्रीमलाइन किया जाता है। तो उस फंड अ, तो इस डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में पीएसयूज का 50% या उससे ज़्यादा भी कभी कभी बेचा जा सकता है। सरकार अगर देखती है कि वो, या तो उनको रीज़न बहुत सारे होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, जैसे सरकार का डेफिसिट बढ़ गया है, उन्हें बजट में पैसे कम पड़ रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि कुछ जो एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही हैं, तो मार्केट के हिसाब से। और अगर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट नहीं चला सकती, तो उन्हें लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। हमें पता है 1991 के बाद हमारा इकोनॉमी ओपन कर दिया गया था ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो उसके बाद से डिसइन्वेस्टमेंट नई चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। तो लेकिन अगर कुछ प्रॉफिटेबल फर्म्स है उनमें डिसइन्वेस्ट किया जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा वो क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों कर रही हैं सरकार। तो इकोनॉमी को लेकर यही इम्पोर्टेंट खबरें थी। इंटरनेशनल रिलेशन में म्यांमार के लेकर कल भी बताया था। एक चीज़ और है कि अ, म्यांमार में फिर से मिलिट्री कूप का माहौल हो गया है। माहौल क्या हो गया है, जो वहाँ की जो लीडर हैं ऑन्ग सैन सू की, जिसके बारे में हम सब ने बचपन की अपनी 6th-7th की एनसीईआरटी में ज़रूर ज़रूर पढ़ा है, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। म्यांमार में 1990 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, तभी मिलिट्री कूप जिन्हें नहीं पता, ये वैसी सिचुएशन होती है जब मिलिट्री गवर्नमेंट पर जाके कब्जा कर लेता है। तो मिलिट्री कूप का सिचुएशन फिर से अराइज हुआ है। 1990 में एक बार हुआ था म्यांमार में, और करीब 20 साल तक होम हाउस अरेस्ट में रहे थे वहाँ के जो पॉपुलर लीडर्स हैं, जैसे सू की जैसे पॉपुलर लीडर्स वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रहे थे। तो आज फिर से कल और आज से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे फिर से मिलिट्री कूप हो गया है। जब यहाँ पे दूसरी बार इलेक्शन हुए थे अभी, तो इसके बाद वहाँ की मिलिट्री उससे नाखुश थी गवर्नमेंट से, तो उन्होंने वहाँ पे कर लिया। तो उस पे इंडिया, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इस पे इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, मोरल प्रेशर है कि वो म्यांमार को टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक 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 गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाए। और आजकल नेट का बहुत ज़्यादा इशू रह रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप सब प्लीज़ थोड़े से लेट अगर होता है या कभी नहीं आता है, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली एनसीआर के इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है, और इस वजह से अपलोड में भी देरी हो जाती है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो डू कमेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।